जरा सोचिए, एक आदमी जिसे अपने ही परिवार का सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार यानी उसका मामा धोखा दे रहा हो, देश की सुरक्षा दांव पर हो, और वो आदमी एक फैसला लेता है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है असम के उस योद्धा की जिसने मुगलों जैसी ताकतवर सल्तनत को नदी में डुबो दिया था। नाम है लचित बोरफुकन। और मजे की बात यह है कि यह कहानी सिर्फ तलवारबाजी की नहीं है। ये कहानी है एक बीमार थके हुए इंसान की जिसने अपनी आखिरी सांसों तक हार नहीं मानी। चलिए आगे की कहानी विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। बात है 17वीं सदी की। असम पर तब राज था अहोम साम्राज्य का एक ऐसा राजवंश जिसका नाम ही पड़ा अजेय से, यानी जिसे हराया ना जा सके। म्यांमार की तरफ से आए हुए इन योद्धाओं ने असम में कदम रखा और अगले लगभग 600 साल तक राज किया। इस दौरान खिलजी, तुगलक और बंगाल के सुल्तानों तक को मुंह की खिलाई। लेकिन मुगल एक अलग किस्म के दुश्मन थे। बड़ी सेना, बड़ा खजाना और एक ऐसा घमंड जो सोचता था कि पूरा हिंदुस्तान झुक ही जाएगा। 24 नवंबर 1622 को चराईदेव नाम की जगह पर एक बच्चे का जन्म होता है, लचित। इनके पिता मोमाई तामुली बोरबरुआ, वे ऊपरी असम के गवर्नर और अहोम सेना के सबसे बड़े अफसर थे। तो लचित को बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और शास्त्रों की तालीम मिली थी। लेकिन मजे की बात यह है कि लचित सीधे सेनापति नहीं बन गए। पापा बड़े अफसर थे, फिर भी बेटे को कोई शॉर्टकट नहीं मिला। वे पहले राजा के झंडे उठाने वाले सोलधारा बरुआ रहे, फिर एक किले के प्रमुख बने, फिर शाही घुड़साल के इंचार्ज। टॉप पर पहुंचने से पहले उन्हें सीढ़ी का हर डंडा चढ़ना पड़ा। आज की जनरेशन की भाषा में कहे तो ये किसी बड़े अफसर के बेटे को इंटर्नशिप से लेकर सीईओ तक का सफर था, मेहनत से, बिना सिफारिश के। अब जरा मुगलों की तरफ चलते हैं। साल 1662 में औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला ने असम पर बड़ा हमला बोला। अहोम की राजधानी तक गिर गई। हार इतनी बुरी थी कि अहोम राजा को भागकर छिपना पड़ा, और आखिर में जनवरी 1663 को एक ऐसी संधि करनी पड़ी जिसमें भारी हर्जाना देना पड़ा और इलाका भी गंवाना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो 600 साल से अजेय कहलाता था, उसे एक विदेशी सेना के सामने झुकना पड़ा। ये अपमान अहोम दरबार के जहन में गहरे तक बैठ गया, और शायद यही से वो चिंगारी सुलगी जो आगे चलकर सराय घाट में आग बनी। फिर आया 1667 का साल। नए राजा चक्रध्वज सिंह ने फैसला लिया, गुवाहाटी वापस लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इस मुश्किल काम की कमान सौंपी गई लचित को। उन्हें बनाया गया बरफुकन, यानी निचले असम का सैन्य प्रमुख। राजा ने उन्हें सोने की मुठ वाली तलवार और सम्मान के वस्त्र दिए। मानो कह रहे हो, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। लचित ने सेना जुटाई, तैयारियां की, और 1667 की गर्मियों तक गुवाहाटी को मुगलों के कब्जे से वापस छीन लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। और यही से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक असम के बच्चे बच्चों को सुनाई जाती है। गुवाहाटी को मुगलों से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी दीवार यानी किलेबंदी बनाई जानी थी। खबर आई कि अगली सुबह तक मुगल सेना सीमा पर पहुंच सकती है। रातों रात दीवार तैयार करनी थी, वरना पूरा मोर्चा खुला रह जाता। इस काम की जिम्मेदारी लचित ने सौंपी थी अपने मामा को। शायद इसलिए क्योंकि वे भरोसेमंद थे, या शायद करीबी रिश्ते की वजह से एक भरोसा था। रात को जब लचित निर्माण स्थल का जायजा लेने पहुंचे तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में दीवार आधी भी नहीं बनी थी। सैनिक थके हारे मिट्टी में सने जमीन पर बैठे थे, और सबसे बड़ी बात, खुद उनके मामा यह मान चुके थे कि सूरज निकलने से पहले दीवार बनना नामुमकिन है। यानी जिस आदमी को सबसे आगे बढ़कर हौसला देना था, वो खुद हार मान चुका था, और बाकी सैनिकों का क्या ही कहना, वो तो उसी हार में डूब चुके थे। अब यह जरा रुककर सोचिए, अगर वो दीवार समय पर नहीं बनी तो पूरी अहोम सेना, पूरा गुवाहाटी खतरे में आ जाएगा। हजारों जाने दांव पर थी। लचित के सामने दो रास्ते थे, नरमी दिखाए या फिर एक ऐसा उदाहरण पेश करे जो दोबारा कोई लापरवाही करने की हिम्मत ना करे। लचित ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने ही मामा का सिर कलम कर दिया, वही सबके सामने, और कहा कुछ ऐसा जो आज भी असम में एक कहावत की तरह दोहराया जाता है, मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। और सच कहे तो ये कोई आसानी फैसला नहीं था।
बल्कि युद्ध के उस बेरहम दौर की क्रूर सच्चाई थी। लेकिन असर क्या हुआ, हैरान कर देने वाला। थके हारे हताश सैनिकों में मानो बिजली दौड़ गई। सबने मिलकर रातों रात दीवार खड़ी कर दी। कोई सोया नहीं, कोई रुका नहीं। सुबह होते होते किलेबंदी तैयार थी। लेकिन दोस्तों, कहानी सीधे हीरो वाली नहीं है। जीत से पहले भी हार आई, और वो हार कई छोटी मोटी हार नहीं थी। लगभग 1669 में अलबोई नाम की जगह पर एक बड़ा युद्ध हुआ और अहोम सेना बुरी तरह हारी। भारी जनहानि हुई, इतनी कि आज भी उस जगह पर शहीद सैनिकों की याद में स्मारक बना है। और ये वो हिस्सा है जो अक्सर कहानियों में छूट जाता है, क्योंकि 2 साल बाद आई सराय घाट की शानदार जीत की चमक में ये दब जाता है। लेकिन एक अच्छे कंटेंट राइटर की तरह अगर सच में सोचे, तो यही सबसे जरूरी हिस्सा है। क्योंकि हीरो वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं। हीरो वो होता है जो हारकर भी दोबारा मैदान में उतरता है। अलाबोई की हार ने अहोम सेना को झकझोरा, कमजोरियां उजागर की, और यही झटका आगे चलकर सराय घाट की जीत का नींव बना। और फिर आता है 1671 का साल, सराय घाट का युद्ध। वो लड़ाई जिसके लिए लचित बोरफुकान आज भी याद किए जाते हैं। इस बार सामने था राजा राम सिंह प्रथम, आमेर, यानी आज के जयपुर का राजा, जिसे औरंगजेब ने खास तौर पर असम भेजा था। साथ में एक विशाल मुगल बेड़ा, हजारों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, बंदूकची, दर्जनों तोपे और नदी में उतरने के लिए नाव का पूरा जखीरा। संख्या इतनी बड़ी थी कि राम सिंह को पूरा यकीन था कि ये लड़ाई एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। अहोम सेना के लिए कागज पर ये लगभग असंभव लड़ाई लग रही थी। और यहाँ और एक मोड़ आता है। ऐन युद्ध के समय में लचित बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं, इतने बीमार कि उठना तक मुश्किल था। युद्ध के आखिरी और सबसे नाजुक मोड़ पर जब मुगल बेड़ा नदी के रास्ते हमला बोलता है, तो अहोम सैनिकों का हौसला डगमगाने लगता है। कुछ पीछे हटने लगते हैं। बीमार लचित को जब यह पता चलता है, तो वे बिस्तर पर नहीं रुकते। शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी वे खुद एक छोटी नाव में सवार होकर 7 नावों के साथ सीधे मुगल बेड़े की तरफ बढ़ जाते हैं और अपने सैनिकों को कहते हैं, अगर तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, लेकिन राजा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं वो पूरी करूंगा। ये लाइन सुनते ही सैनिकों में जोश लौट आता है। फिर कोई पीछे नहीं हटता। अहोम सेना ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई, धारा और मौसम को बारीकी से जानती थी। यही स्थानीय भौगोलिक जानकारी उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। भारी भरकम मुगल सेना, जो खुले समुद्र और बड़ी नदियों के हिसाब से बनी थी, असम की तेज घुमावदार धाराओं में उलझकर रह जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जबरदस्त जल युद्ध छिड़ जाता है और अहोम सेना अपनी रणनीति के दम पर मुगल बेड़े को बुरी तरह से हरा देती है। हजारों मुगल सैनिक मारे जाते हैं, उनकी नौसेना तबाह हो जाती है और बची खुची सेना पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। इस जीत ने साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य, जो पूरे भारत पर राज कर रहा था, असम को स्थायी रूप से कभी अपने अधीन नहीं कर पाएगा। और सच में इसके बाद असम पर मुगलों का कब्जा कभी स्थायी रूप से नहीं हो पाया। 1682 के इटाखोली के युद्ध में मुगल पूरी तरह असम से बाहर हो गए, लेकिन लचित खुद इस जीत का जश्न ज्यादा दिन तक नहीं देख पाए। सरायघाट की विजय के करीब 1 साल बाद 1672 में बीमारी ने उनकी जान ले ली। उन्हें जोरहाट के पास हुलुंग पारा में दफनाया गया, अहोम राजघराने की समाधि परंपरा के मुताबिक। आज 350 साल बाद भी लचित बोरफुकान असम की पहचान है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भारतीय सेना की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सबसे बेहतरीन क्रेडिट को लचित बोरफुकान स्वर्ण पदक दिया जाता है। 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। इतिहासकार सूर्य कुमार भुयान ने तो उन्हें पूर्वोत्तर भारत का शिवाजी तक कह दिया था। तो सवाल यह है, क्या मामा को मार डालना सही था? इतिहास उसका फैसला नहीं करता, बस याद दिलाता है कि युद्ध का दौर बेहद कठोर होता है, जहां एक गलती हजारों जानें ले सकती थी। लेकिन एक बात तय है, लचित बोरफुकान की कहानी हमें बताती है कि अनुशासन, नेतृत्व और देश के प्रति निष्ठा किस हद तक जा सकती है। एक बीमार आदमी जो उठ नहीं पा रहा था, उसने वो कर दिखाया जो एक पूरी फौज नहीं कर पाई। और आज भी जब कोई भारतीय सैनिक एनडीए से लचित बोरफुकान स्वर्ण पदक लेकर निकलता है, तो कहीं ना कहीं उस आदमी की नाव ब्रह्मपुत्र की उन लहरों में फिर से आगे बढ़ती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैकड़ों सालों तक लचित बोरफुकान की कहानी मुख्यतः असम तक ही सीमित रही। बाकी भारत को इस नायक के बारे में उतना पता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में
खासकर 2022 की 400वीं जयंती के बाद ये कहानी पूरे देश तक पहुंची है। और यही किसी भी इतिहास की सबसे बड़ी ताकत है कि वो पुरानी नहीं होती, बस उसे सही वक्त पर सही तरीके से बताए जाने का इंतजार होता है। अगर आपको असम के इस भूले बिसरे नायक की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसी कई कहानियां अभी बाकी है जिन्हें दुनिया तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत।